हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल कला वर्ग में। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए सेकंड वीडियो अंतर्राष्ट्रीय संगठन की। इससे पहले जो टॉपिक हम पढ़ चुके हैं उसके बाद का टॉपिक है प्रक्रियाओं और ढांचे में सुधार। बच्चों, अपने इस चैनल कला वर्ग को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपने इस चैनल से जुड़े रहिए। हम आपके लिए एजुकेशनल वीडियोस, इम्पोर्टेंट वीडियोस इसी तरीके से लेकर आते रहेंगे। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रक्रियाओं और ढांचे में सुधार होने चाहिए। इस सवाल पर व्यापक सहमति है, लेकिन सुधार कैसे किया जाए ये मसला कठिन है। इस पर सहमति कायम करना मुश्किल है। यहाँ हम संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में सुधार पर जारी बहस की थोड़ी चर्चा करेंगे। सन 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में एक प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रस्ताव में 3 मुख्य शिकायतों का जिक्र था। वो शिकायतें थी, पहली शिकायत थी कि सुरक्षा परिषद अब राजनीतिक वास्तविकताओं की नुमाइंदगी नहीं करती है। दूसरी शिकायत थी इसके फैसले पर पश्चिमी मूल्यों और हितों की छाप होती है और इन फैसलों पर चंद देशों का दबदबा होता है। और तीसरी जो शिकायत थी वो थी सुरक्षा परिषद में बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे में बदलाव की इन बढ़ती हुई मांगों के मद्देनजर 1 जनवरी 1997 को संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कोफी अन्नान ने जांच शुरू करवाई कि सुधार कैसे किया जाए। मिसाल के तौर पर यही कि क्या सुरक्षा परिषद के नए सदस्य चुने जाने चाहिए। इसके बाद के सवालों में सुरक्षा परिषद की स्थायी और अस्थायी सदस्यता के लिए मानदंड सुझाए गए। इसमें से कुछ निम्नलिखित हैं। सुझाव दिए गए कि एक नए सदस्य को ये निम्न योग्यताएं उसमें होनी चाहिए। वो है, बड़ी आर्थिक ताकत होना ज़रूरी है किसी भी देश का अगर वो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनना चाहता है। बड़ी सैन्य ताकत होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में ऐसे देश का योगदान ज़्यादा होना चाहिए। आबादी के लिहाज से एक बड़ा राष्ट्र होना चाहिए। ऐसा देश जो लोकतंत्र और मानवाधिकारों का सम्मान करता हो। संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में ऐसे देश का योगदान होना चाहिए। आबादी के लिहाज से एक बड़ा राष्ट्र होना चाहिए। ऐसा देश जो लोकतंत्र और मानवाधिकारों का सम्मान करता हो, ऐसा होना चाहिए। यह देश ऐसा हो कि अपने भौगोलिक, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के लिहाज से विश्व की विविधता की नुमाइंदगी करता हो। ये कुछ मानदंड सुझाए गए सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यता प्राप्त करने के लिए। हालांकि अगर हम बताएं तो भारत के पास लगभग सभी मानदंड भारत पूरे करता है, लेकिन फिर भी वो सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता प्राप्त नहीं कर पा रहा है। उसके कुछ कारण हैं, देखेंगे, हम आगे पढ़ेंगे। स्पष्ट है कि इन मानदंडों में से हर एक की कुछ ना कुछ वैधता है। सरकारें अपने अपने हित और महत्वाकांक्षाओं के लिहाज से कुछ कसौटियों को फायदेमंद तो कुछ को नुकसानदेह मानती है। भले ही कोई देश सुरक्षा परिषद की सदस्यता के लिए इच्छुक ना हो, वह फिर भी बता सकता है कि इन कसौटियों में दिक्कत है। सुरक्षा परिषद की सदस्यता के लिए किसी देश की अर्थव्यवस्था, कितनी बड़ी सैन्य ताकत होनी चाहिए, कोई राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में कितना योगदान करे कि सुरक्षा परिषद की सदस्यता हासिल कर सके। कोई देश विश्व में बड़ी भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा हो तो उसकी बड़ी जनसंख्या इसमें बाधक है या सहायक। अगर लोकतंत्र और मानवाधिकार के प्रति सम्मान ही कसौटी हो तो इस मामले में बेहतरीन रिकॉर्ड वाले देशों की कतार लग जाएगी। सवाल यह है कि क्या ये देश परिषद में सदस्य के रूप में प्रभावकारी होंगे। इसके आगे सवाल यह भी है कि प्रतिनिधित्व के मसले को कैसे हल किया जाए।
कोई विश्व को सभ्यता या संस्कृति के आधार पर बांटकर कैसे देख सकता है, जबकि किसी एक ही राष्ट्र के भीतर विभिन्न सांस्कृतिक धाराएं उपस्थित हो। इसके आगे सवाल यह है कि प्रतिनिधित्व के मसले को कैसे हल किया जाए। क्या भौगोलिक दृष्टि से बराबरी के प्रतिनिधित्व का यह अर्थ है कि एशिया, अफ्रीका, लातीनी अमेरिका और कैरेबियाई देशों की एक एक सीट सुरक्षा परिषद में होनी चाहिए? एक प्रश्न यह भी है कि क्या महादेशों के बजाय क्षेत्र और उपक्षेत्र को प्रतिनिधित्व का आधार बनाया जाए? प्रतिनिधित्व का मसला भूगोल के आधार पर क्यों हल किया जाए? आर्थिक विकास को आधार मानकर यह मसला क्यों नहीं हल किया जाए? अगर आर्थिक विकास को आधार माने तब भी कठिनाई है। विकासशील देश विकास की अलग अलग सीढ़ियों पर खड़े हैं, फिर संस्कृति का क्या करें? क्या विभिन्न संस्कृतियों या सभ्यताओं को ज़्यादा संतुलित ढंग से प्रतिनिधित्व दिया जाए? कोई विश्व को सभ्यता या संस्कृति के आधार पर बांटकर कैसे देख सकता है, जबकि किसी एक ही राष्ट्र के भीतर विभिन्न संस्कृति धाराएं उपस्थित होती हैं। इसी से जुड़ा एक मसला सदस्यता की प्रकृति को बदलने का था। मिसाल के तौर पर कुछ का जोर था कि 5 स्थायी सदस्यों को दिया गया निषेधाधिकार खत्म कर दिया जाए, जो वीटो पावर है वो खत्म कर दी जाए। अनेक का मानना है कि निषेधाधिकार लोकतंत्र और संप्रभु राष्ट्रों के बीच बराबरी की धारणा से मेल नहीं खाता है। अतः यह संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए उचित या प्रासंगिक नहीं है। सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया में स्थिरता कायम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र में 5 स्थायी सदस्यों को विशेष हैसियत दी गई है। 5 स्थायी सदस्यों का मुख्य फायदा था कि सुरक्षा परिषद में उनकी सदस्यता स्थायी होगी और उन्हें वीटो का अधिकार होगा। अस्थायी सदस्य 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए बच्चों। अस्थायी सदस्य 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं और इस अवधि के बाद उनकी जगह नए सदस्यों का चयन होता है। 2 साल की अवधि तक अस्थायी सदस्य रहने के तत्काल बाद किसी देश को फिर से इस पद के लिए नहीं चुना जा सकता। अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन इस तरह से होता है कि विश्व के सभी महादेशों का प्रतिनिधित्व हो सके। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अस्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार नहीं है। सुरक्षा परिषद में फैसला मतदान के जरिए होता है। हर सदस्य को 1 वोट का अधिकार होता है। स्थायी सदस्यों में से कोई एक अपने निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकता है और इस तरह वह किसी फैसले को रोक सकता है, भले ही अन्य स्थायी सदस्यों और सभी अस्थायी सदस्यों ने उस फैसले के पक्ष में मतदान किया हो। तो देखो ये वीटो पावर जो है ये कितनी पावरफुल है कि सभी ने उसको स्वीकार कर रखा है, लेकिन अगर उन 5 मेंबर में से कोई एक मेंबर वीटो का प्रयोग कर लेता है, नकारात्मक वोट दे देता है उस विषय पर, तो फिर वह वहीं पर रुक जाएगा, वो कार्य नहीं होगा। निषेधाधिकार को समाप्त करने की मुहिम तो चली है, लेकिन इस बात की भी समझ बनी है कि स्थायी सदस्य ऐसे सुधार के लिए शायद ही राजी होंगे। शीत युद्ध भले ही समाप्त हो गया हो, लेकिन संभव है कि विश्व अभी इतने आमूलचूल बदलाव के लिए तैयार ना हो। इस बात का खतरा है कि वीटो ना हो तो सन 1945 के समान इन ताकतवर देशों की दिलचस्पी संयुक्त राष्ट्र संघ में ना रहे। इससे बाहर रहकर वे अपनी रुचि के अनुसार काम करें और उनके जुड़ाव अथवा समर्थन के अभाव में यह संगठन प्रभावी ना रह जाए। क्योंकि देखो संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से विश्व में जो भी परेशानियां उत्पन्न होती है, किसी न किसी तरीके से संयुक्त राष्ट्र संघ उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है। इसीलिए
संयुक्त राष्ट्र संघ के जो स्थायी सदस्य हैं उनकी जो पावर है वो इसमें बराबर बनी हुई है। अगर उनको ख़त्म कर दिया जाएगा, स्थायी सदस्य का उनके वीटो पावर को ख़त्म कर दिया जाएगा, तो ये भी एक बड़ा कारण है कि वो इसमें रुचि ना रखे या फिर ये संगठन प्रभावकारी ही ना रहे, क्योंकि अगर उनको उसमें पावर नहीं दी जाएगी तो फिर वो उससे क्यों जुड़ा रहना चाहेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यायाधिकार, अगला टॉपिक है हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यायाधिकार। सदस्यता का सवाल एक गंभीर सवाल है, लेकिन इसके अलावा भी विश्व के सामने कुछ ठोस मसले हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने जब अपने अस्तित्व के 60 साल पूरे किए तो इसके सभी सदस्य देशों के प्रमुख इस सालगिरह को मनाने के लिए 2005 के सितंबर में इकट्ठे हुए। इस अवसर पर मौजूदा स्थितियों की समीक्षा हुई। इस बैठक में शामिल नेताओं ने बदलते हुए परिवेश में संयुक्त राष्ट्र संघ को ज़्यादा प्रासंगिक बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने का फैसला किया। इस पॉइंट को आप लोग नोट डाउन करिएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ को ज़्यादा प्रभावी बनाने के लिए उठाए जाने वाले कदम क्या होने चाहिए, क्या हैं। तो इसमें है सबसे पहले देखो शांति संस्थापक उच्च आयोग का गठन, ये नोट करने आपको अपनी कॉपी में सारे पॉइंट्स। शांति संस्थापक आयोग का गठन, यदि कोई राष्ट्र अपने नागरिकों को अत्याचारों से बचाने में असफल हो जाए तो विश्व बिरादरी इसका उत्तरदायित्व ले, इस बात की स्वीकृति। नेक्स्ट, मानवाधिकार परिषद की स्थापना, और ये 19 जून 2006 से सक्रिय भी है। नेक्स्ट, सहस्राब्दी विकास लक्ष्य मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने पर सहमति। हर रूप रीति के आतंकवाद की निंदा। नेक्स्ट, एक लोकतंत्र कोष का गठन। नेक्स्ट है ट्रस्टीशिप काउंसिल न्यासिता परिषद को समाप्त करने पर सहमति। यह समझना कठिन नहीं है कि ये मुद्दे भी संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए बड़े पेचदार हैं। शांति संस्थापक आयोग को क्या करना चाहिए, दुनिया में बहुत से झगड़े चल रहे हैं, यह आयोग किस में दखल दे, हर झगड़े में दखल देना क्या इस आयोग के लिए उचित अथवा संभव होगा। ठीक इसी तरह यह सवाल भी पूछा जा सकता है कि अत्याचारों से निपटने में विश्व बिरादरी की जिम्मेदारी क्या होगी, मानवाधिकार क्या है और इस बात को कौन तय करेगा कि किस स्तर पर मानवाधिकार उल्लंघन हो रहा है। मानवाधिकार उल्लंघन की दशा में क्या कार्रवाई की जाए, इसे कौन तय करेगा। बहुत से देश अब भी विकासशील जगत का हिस्सा हैं। ऐसे में सतत विकास लक्ष्य में निर्धारित विकास संबंधी महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को मानक बनाना कहाँ तक व्यवहारिक है। क्या आतंकवाद की कोई सर्वमान्य परिभाषा हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र संघ लोकतंत्र को बढ़ावा देने में धन का इस्तेमाल कैसे करेगा। ऐसे ही और भी सवाल किए जा सकते हैं। अब बेटा हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार और भारत। स्टार्ट करते हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे में बदलाव के मसले को कई आधारों पर समर्थन दिया है। भारत का मानना है कि बदले हुए विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की मजबूती और दृढ़ता जरूरी है। भारत इस बात का भी समर्थन करता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ विभिन्न देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और विकास को बढ़ावा देने में ज़्यादा बड़ी भूमिका निभाए। भारत का विश्वास है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के एजेंडे में विकास का मामला प्रमुख होना चाहिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए यह जरूरी और पूर्व शर्त है। भारत की एक बड़ी चिंता सुरक्षा परिषद की संरचना को लेकर है। सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या स्थिर नहीं है, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में सदस्यों की संख्या खूब बढ़ी है। भारत का मानना है कि इससे सुरक्षा परिषद के प्रतिनिधित्व मूलक चरित्र की हानि हुई है।
भारत का तर्क है कि परिषद का विस्तार करने पर वह ज़्यादा प्रतिनिधिमूलक होगी और उसे विश्व बिरादरी का ज़्यादा समर्थन मिलेगा। हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य संख्या सन 1965 में 11 से बढ़ाकर 15 कर दी गई थी। ये एक पॉइंट अपनी कॉपी में नोट डाउन करो बेटा। संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य संख्या सन 1965 में 11 से बढ़ाकर 15 कर दी गई थी, लेकिन स्थायी सदस्यों की संख्या स्थिर रही। इसके बाद से परिषद का आकार जस का तस बना हुआ है, कोई चेंज नहीं हुआ है। यह भी एक तथ्य है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में ज़्यादातर विकासशील सदस्य देश हैं। इस कारण सुरक्षा परिषद के फैसलों में उनकी भी सुनी जानी चाहिए, क्योंकि इन फैसलों का उन पर प्रभाव पड़ता है। भारत सुरक्षा परिषद के स्थायी और अस्थायी दोनों ही तरह के सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी का समर्थक है। भारत के प्रतिनिधियों का तर्क है कि पिछले कुछ वर्षों में, अच्छा बेटा ये वाला पॉइंट भी नोट डाउन करो अपनी कॉपी में, कभी कभी कथन और कारण में आ जाता है कि भारत सुरक्षा परिषद के अस्थायी और स्थायी, भारत सुरक्षा परिषद के अस्थायी और स्थायी दोनों ही तरह के सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी का समर्थक है। भारत के प्रतिनिधियों का तर्क है कि पिछले कुछ वर्षों में सुरक्षा परिषद की गतिविधियों का दायरा बढ़ा है। सुरक्षा परिषद के कामकाज की सफलता विश्व बिरादरी के समर्थन पर निर्भर है। इस कारण सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन की कोई योजना व्यापक धरातल पर बननी चाहिए। मिसाल के लिए उसमें अभी की अपेक्षा ज़्यादा विकासशील देश होने चाहिए। आश्चर्य नहीं कि भारत खुद भी पुनर्गठित सुरक्षा परिषद में एक स्थायी सदस्य बनना चाहता है। भारत विश्व में सबसे बड़ी आबादी वाला दूसरा देश है। भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का 1/5 हिस्सा भी निवास करता है। इसके अतिरिक्त भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है और भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ की लगभग सभी पहलकदमियों में भाग लिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति बहाल करने के प्रयासों में भारत लंबे समय से ठोस भूमिका निभाता आ रहा है। सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी इसलिए भी उचित है क्योंकि वह तेजी से अंतर्राष्ट्रीय फलक पर आर्थिक शक्ति बनकर उभर रहा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में नियमित रूप से अपना योगदान दिया है और यह कभी भी अपने भुगतान से चूका नहीं है। भारत इस बात से आगाह है कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता एक प्रतीकात्मक महत्व भी है। इससे पता चलता है कि किसी देश का अंतर्राष्ट्रीय मामलों में महत्व बढ़ रहा है। किसी देश को अपनी इस बढ़ती हुई हैसियत का फायदा उसकी विदेश नीति में मिलता है। अगर आपकी साख एक ताकतवर देश के रूप में है तो आपका प्रभाव ज़्यादा होगा। भारत चाहता है कि वह संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार उत्पन्न वीटोधारी सदस्य बने, लेकिन कुछ देश सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का विरोध करते हैं। सिर्फ पड़ोसी पाकिस्तान ही नहीं, इसके साथ भारत के संबंध दिक्कत तलब रहे हैं, बल्कि कुछ और देश भी चाहते हैं कि भारत को सुरक्षा परिषद में वीटोधारी स्थायी सदस्य के रूप में शामिल ना किया जाए। मिसाल के लिए कुछ देश भारत के परमाणु हथियारों को लेकर चिंतित हैं। कुछ और देशों का मानना है कि पाकिस्तान के साथ संबंधों में कठिनाई के कारण भारत स्थायी सदस्य के रूप में अप्रभावी रहेगा। कुछ अन्य देशों का मानना है कि उभरती हुई ताकत के रूप में अन्य देशों मसलन ब्राज़ील, जर्मनी, जापान और शायद दक्षिण अफ्रीका को भी शामिल करना पड़ेगा, जिसका ये देश विरोध करते हैं। कुछ देशों का विचार है कि सुरक्षा परिषद में किसी तरह का विस्तार होता है तो अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका को जरूर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, क्योंकि मौजूदा
सुरक्षा परिषद में इन्हीं महादेशों की नुमाइंदगी नहीं है। इन सरोकारों को देखते हुए भारत या किसी और देश के लिए निकट भविष्य में संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बन पाना मुश्किल लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ। अब हम एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे और प्रक्रियाओं में सुधार से कुछ देशों को यह आशा भी बंधी रही है कि इन बदलावों से संयुक्त राष्ट्र संघ एक ध्रुवीय विश्व में जहां अमेरिका सबसे ताकतवर देश है और उसका कोई गंभीर प्रतिद्वंदी भी नहीं है, कारगर ढंग से काम कर पाएगा। क्या संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिकी प्रभुत्व के विरुद्ध संतुलनकारी भूमिका निभा सकता है? क्या यह संगठन शेष विश्व और अमेरिका के बीच संवाद कायम करके अमेरिका को अपनी मनमानी करने से रोक सकता है? अमेरिका की ताकत पर आसानी से अंकुश नहीं लगाया जा सकता। पहली बात तो यह है कि सोवियत संघ की गैर मौजूदगी में अब अमेरिका एकमात्र महाशक्ति है। अपनी सैन्य और आर्थिक ताकत के बूते वह संयुक्त राष्ट्र संघ या किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अनदेखी कर सकता है। दूसरे, संयुक्त राष्ट्र संघ के भीतर अमेरिका का खास प्रभाव है। वह संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में सबसे ज़्यादा योगदान करने वाला देश है। अमेरिका की वित्तीय ताकत बेजोड़ है। यह भी एक तथ्य है कि संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिकी भूक्षेत्र में स्थित है और इस कारण भी अमेरिका का प्रभाव इसमें बढ़ जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कई नौकरशाह इसके नागरिक हैं। इसके अतिरिक्त अगर अमेरिका को लगे कि कोई प्रस्ताव उसके अलावा उसके साथी राष्ट्रों के हितों के अनुकूल नहीं है अथवा अमेरिका को यह प्रस्ताव ना जचे तो अपने वीटो से उसे रोक सकता है। अपनी ताकत और निषेधाधिकार के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के चयन में भी अमेरिका की बात बहुत वजन रखती है। अमेरिका अपनी इस ताकत के बूते शेष विश्व में फूट डाल सकता है और डालता भी है ताकि उसकी नीतियों का विरोध मंद पड़ सके। इस तरह संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका की ताकत पर अंकुश लगाने में खास सक्षम नहीं है। फिर भी एक ध्रुवीय विश्व में जहां अमेरिकी ताकत का बोलबाला है, संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका और शेष विश्व के बीच विभिन्न मसलों पर बातचीत कायम कर सकता है और इस संगठन ने ऐसा किया भी है। अमेरिकी नेता अक्सर संयुक्त राष्ट्र संघ की आलोचना करते हैं, लेकिन वे इस बात को समझते हैं कि झगड़ों और सामाजिक आर्थिक विकास के मसले पर संयुक्त राष्ट्र संघ के जरिए 190 राष्ट्रों को एक साथ किया जा सकता है। जहां तक शेष विश्व की बात है तो उसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसा मंच है जहां अमेरिकी रवैये और नीतियों पर कुछ अंकुश लगाया जा सकता है। यह बात ठीक है कि वाशिंगटन के विरुद्ध शेष विश्व शायद ही कभी एकजुट हो पाता है और अमेरिका की ताकत पर अंकुश लगाना एक हद तक संभव है, लेकिन इसके बावजूद संयुक्त राष्ट्र संघ ही वह जगह है जहां अमेरिका के किसी खास रवैये और नीति की आलोचना की सुनवाई हो और कोई बीच का रास्ता निकाले तथा रियायत देने की बात कहीं सोची जा सके। संयुक्त राष्ट्र संघ में थोड़ी कमियां हैं, लेकिन इसके बिना दुनिया और बदहाल होगी। आज विभिन्न समाजों और मसलों के बीच आपसी तार जुड़ते जा रहे हैं। इसे पारस्परिक निर्भरता का नाम दिया गया है। ये वाला पॉइंट बेटा अपनी कॉपी में नोट करो कि विभिन्न समाजों और मसलों के बीच आपसी तार जुड़ते जा रहे हैं। इसे पारस्परिक निर्भरता का नाम दिया गया है। इसे देखते हुए यह कल्पना करना कठिन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे संगठन के बिना विश्व के 7 अरब से भी ज़्यादा लोग कैसे रहेंगे। प्रौद्योगिकी यह सिद्ध कर रही है कि
कि आने वाले दिनों में विश्व में पारस्परिक निर्भरता बढ़ती जाएगी, इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्व भी निरंतर बढ़ेगा। लोगों को और सरकारों को संयुक्त राष्ट्र संघ तथा दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के समर्थन और उपयोग के तरीके तलाशने होंगे, ऐसे तरीके जो उनके हितों और विश्व बिरादरी के हितों से व्यापक धरातल पर मेल खाते हों। अब बेटा ये जो हमारा चैप्टर है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ये कंप्लीट हो गया है। ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है और जो भी इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी मैंने आपको नोट डाउन करा दिए थे साथ साथ। अब इस चैप्टर में जो छोटे छोटे बॉक्स दिए गए हैं हम उनको देख लेते हैं। सबसे पहले है ये लास्ट से ही हम स्टार्ट करेंगे, ह्यूमन राइट्स वॉच। यह मानवाधिकारों की वकालत और उनसे संबंधित अनुसंधान करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन है। यह अमेरिका का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है। इस पॉइंट को नोट करना, बल्कि जितने भी ये बॉक्स हैं इन सभी बॉक्स की आप अपने कॉपी में एक छोटी छोटी बॉक्स बना के लिख सकते हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक करके लिख सकते हो, क्योंकि ना यहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। यह दुनिया भर के मीडिया का ध्यान मानवाधिकारों के उल्लंघन की ओर खींचता है। इसने बारूदी सुरंगों पर रोक लगाने के लिए, बाल सैनिकों का प्रयोग रोकने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय दंड न्यायालय स्थापित करने के लिए अभियान चलाने में मदद की है। ह्यूमन राइट्स वॉच। चलिए, एक ये हमारा बॉक्स कंप्लीट हुआ। दूसरा बॉक्स है बच्चों बेटा एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक स्वयंसेवी संगठन है, ये पता होना चाहिए आपको, बॉक्स बना लेना अपने कॉपी में। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक स्वयंसेवी संगठन है। यह पूरे विश्व में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अभियान चलाता है। यह संगठन मानवाधिकारों से जुड़ी रिपोर्ट तैयार और प्रकाशित करता है। सरकारों को ये रिपोर्ट अक्सर नागवार लगती है क्योंकि एमनेस्टी का ज़्यादा जोर सरकारों द्वारा किए जा रहे दुर्व्यवहार पर होता है। बहरहाल ये रिपोर्ट मानवाधिकारों से संबंधित अनुसंधान और तरफदारी में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये हुआ हमारा एमनेस्टी इंटरनेशनल। इसके बाद है नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी। अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी IAEA, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, इसको अपनी कॉपी में लिख लेना, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, ये आ जाता है एग्जाम में, शॉर्ट फॉर्म्स पूछ ली जाती है। इस संगठन की स्थापना 1957 में हुई। यह संगठन परमाणविक ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने और सैन्य उद्देश्यों में इसके इस्तेमाल को रोकने की कोशिश करता है। इस संगठन के अधिकारी नियमित रूप से विश्व की परमाणविक सुविधाओं की जांच करते हैं ताकि नागरिक परमाणु संयंत्रों का इस्तेमाल सैन्य उद्देश्यों के लिए ना हो। ये इसका चिन्ह लगा हुआ है, प्रतीक चिन्ह। इसके बाद है बच्चों बेटा है ये WTO, विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्विक व्यापार के नियमों को तय करता है। इस संगठन की स्थापना सन 1995 में हुई। यह संगठन जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ के उत्तराधिकारी के रूप में काम करता है, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद अस्तित्व में आया था। इनके सदस्यों की संख्या 164 29 जुलाई 2016 में थी। हर फैसला सभी सदस्यों की सहमति से किया जाता है, लेकिन अमेरिका, यूरोपीय संघ तथा जापान जैसी बड़ी शक्तियां विश्व व्यापार संगठन में व्यापार के नियमों को इस तरह बनाने में कामयाब हो गई है जिससे उनके हित सधते हों। विकासशील देशों की बहुधा शिकायत रहती है कि इस संगठन की कार्यविधि पारदर्शी नहीं है और बड़ी आर्थिक ताकतें उन्हें धकियाती है। ये विश्व व्यापार संगठन भी हमने पढ़ लिया है बच्चों। इसके बाद हम देख लेते हैं, इसके बाद है हमारा ये विश्व बैंक, WB, वर्ल्ड बैंक।
दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सन 1944 में विश्व बैंक की औपचारिक स्थापना की गई। इस बैंक की गतिविधियां प्रमुख रूप से विकासशील देशों से संबंधित है। यह बैंक मानवीय विकास, कृषि और ग्रामीण विकास, पर्यावरण सुरक्षा, आधारभूत ढांचा। अब देखिए इसमें क्या है, यह बैंक मानवीय विकास में इसमें है शिक्षा और स्वास्थ्य, कृषि और ग्रामीण विकास में सिंचाई, ग्रामीण सेवाएं हैं, पर्यावरण सुरक्षा में है प्रदूषण में कमी, नियमों का निर्माण और उन्हें लागू करना, आधारभूत ढांचा, सड़क, शहरी विकास, बिजली तथा सुशासन, कदाचार का विरोध, विधिक संस्थाओं का विकास के लिए काम करता है। यह अपने सदस्य देशों को आसान ऋण और अनुदान देता है। ज़्यादा गरीब देशों को ये अनुदान वापस नहीं चुकाने पड़ते। इस अर्थ में यह संस्था समकालीन वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करती है। ये हमारा विश्व बैंक हुआ बेटा। इसके बाद जो ये हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं, इनकी लिस्ट हम एक बार देख लेते हैं। ये इनके नाम और देशों के नाम मुख्य रूप से आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। मैंने जो आपकी ऑनलाइन क्लास ली थी उसमें भी आपको लिखा दिए थे। ट्राइगव ली संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव, ये नॉर्वे देश के थे। डैग हैमरशोल्ड स्वीडन के थे और यू थांट बर्मा के कुर्त वाल्डहिम ये ऑस्ट्रिया देश के थे। जेवियर पेरेज दा कुयार ये पेरू के थे। बुतरस घाली मिस्र देश से थे। कोफी ए अन्नान घाना के थे और बान की मून कोरिया गणराज्य के थे, दक्षिण कोरिया के थे ये। और अब जो वर्तमान महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेश, ये पुर्तगाल देश के हैं। ये आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। अब मैं आपको ये डिटेल में पढ़ा देती हूँ। ट्राइगव ली वकील और विदेश मंत्री, कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच हुई लड़ाई में युद्ध विराम के लिए इन्होंने प्रयास किया था और कोरिया युद्ध को शीघ्र समाप्त करवाने में नाकामयाब रहने पर आलोचना और दोबारा महासचिव बनने का सोवियत संघ ने विरोध किया था। ट्राइगव ली के दोबारा महासचिव बनने का सोवियत संघ ने विरोध किया था। महासचिव के पद से फिर इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। डैग हैमरशोल्ड ये स्वीडन देश के थे और अर्थशास्त्री और वकील, स्वेज नहर से जुड़े विवाद को सुलझाने और अफ्रीका के अनौपनिवेशीकरण के लिए काम किया। कांगो संकट को सुलझाने की दिशा में किए गए प्रयासों के लिए मरणोपरांत नोबेल शांति पुरस्कार सोवियत संघ और फ्रांस ने अफ्रीका में इनकी भूमिका की आलोचना की। यू थांट बर्मा के थे ये, म्यांमार। शिक्षक और राजनयिक, क्यूबा के मिसाइल संकट के समाधान और कांगो के संकट की समाप्ति के लिए इन्होंने प्रयास किया। साइप्रस में संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति सेना बहाल की। वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिका की आलोचना की। अगले महासचिव है कुर्त वाल्डहिम, ये ऑस्ट्रिया देश के थे। कूटनीतिक और विदेश मंत्री, नामीबिया और लेबनान की समस्याओं के समाधान के प्रयास किए। बांग्लादेश में राहत अभियान की देखरेख। तीसरी बार महासचिव पद पर चुने जाने की दावेदारी का चीन ने विरोध किया। अगले महासचिव हैं हमारे जेवियर पेरेज दा कुयार, ये पेरू देश के थे। वकील और राजनयिक, साइप्रस, अफगानिस्तान और अल साल्वाडोर में शांति स्थापना के लिए प्रयास किए। नामीबिया की आज़ादी के लिए मध्यस्थता। फॉकलैंड युद्ध के बाद ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच मध्यस्थता कराई इन्होंने। बुतरस घाली ये मिस्र देश के थे और राजनयिक थे और विधिवेत्ता थे और विदेश मंत्री भी थे। एन एजेंडा फॉर पीस नामक रिपोर्ट जारी की। मोजाम्बिक में संयुक्त राष्ट्र संघ का सफल अभियान चलाया। बोस्निया, सोमालिया और रवांडा में संयुक्त राष्ट्र संघ की असफलताओं के लिए आरोप लगे। गंभीर असहमतियों के कारण अमेरिका ने दोबारा महासचिव बनने का विरोध किया। कोफी ए अन्नान
ये घाना देश के थे। हमारे अगले महासचिव हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकारी। एड्स, टीबी और मलेरिया से लड़ने के लिए एक वैश्विक कोष बनाया इन्होंने, और अमेरिकी नेतृत्व में इराक पर हुए हमले को अवैध करार दिया। 2005 में मानवाधिकार परिषद तथा शांति संस्थापक आयोग की स्थापना की। 2001 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला इनको, कोफी अन्नान को। अगले महासचिव बान की मून, ये दक्षिण कोरिया से थे। कूटनीतिक और विदेश मंत्री, इस पद पर बैठने वाले दूसरे एशियाई व्यक्ति। जलवायु परिवर्तन पर प्रकाश डाला, सहस्राब्दी विकास लक्ष्य और सतत विकास लक्ष्य का ध्यान दिया। यूएन वीमेन के निर्माण के लिए काम किया। युद्ध वियोजन और परमाणु निरस्त्रीकरण पर जोर दिया। लास्ट महासचिव और वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेश, एंटोनियो मैनुएल दे ओलिवेरा गुटेरेश, ये इनका पूरा नाम है। पुर्तगाल देश के थे ये, और पुर्तगाल के प्रधानमंत्री रहे। यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, पुर्तगाल के प्रधानमंत्री 1995 से 2002 तक। यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज 2005 से 2015 तक रहे ये। सोशलिस्ट इंटरनेशनल के अध्यक्ष 1999 से 2005। अभी वे संयुक्त राष्ट्र के 9वें महासचिव हैं। ये वाला बॉक्स भी हमारा कंप्लीट होता है। और बच्चों, ये संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना, ये इम्पोर्टेंट है, मैं आपको समझा देती हूँ। संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना, संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना। अब इसमें देखो बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं आम सभा की। ये जो आम सभा है, इसमें 193 सदस्यों के प्रतिनिधि, सभी को एक समान मत और प्रमुख निर्णयों के लिए 2/3 और बाकी में सामान्य बहुमत की ज़रूरत होती है। निर्णय सभी सदस्यों पर बाध्यकारी नहीं है। दूसरा अंग है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य हैं, 5 स्थायी, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, और 10 अस्थायी। और जो ये 5 स्थायी सदस्य हैं, इनको वीटो की पावर प्राप्त है। और जो 10 अस्थायी सदस्य हैं, उनका चुनाव 2 वर्षों के लिए होता है। निर्णय सभी सदस्यों पर बाध्यकारी होते हैं जो सुरक्षा परिषद में लिए जाते हैं। इसके बाद है आर्थिक और सामाजिक परिषद। सदस्य देशों का चुनाव आम सभा द्वारा 3 वर्षों के लिए किया जाता है। सभी भौगोलिक क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व देते हुए इसमें अब 54 सदस्य देश हैं। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीशों का चुनाव 9 वर्षों के लिए होता है। आम सभा और सुरक्षा परिषद दोनों में पूर्ण बहुमत द्वारा होता है। और जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है वो हैग में है। और आखिरी अंग है हमारा सचिवालय। अन्य प्रमुख संगठनों के कार्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्टाफ का ही काम करता है। इसका प्रधान महासचिव होता है। और जो वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेश पुर्तगाल देश के हैं, जिसकी नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सलाह पर आम सभा 5 वर्षों के लिए करती है। और इसके बाद हमारा एक अंग, आखिरी अंग है न्यासिता परिषद, छठा अंग। ये अब मैं बता दूं आपको, ये अब वर्क में नहीं है, ये स्थगित कर दिया गया था 1994 में, नवंबर माह में, 1 नवंबर 1994 में यह स्थगित कर दिया गया था। और संयुक्त राष्ट्र संघ की न्यासिता प्रणाली के अंतर्गत आने वाली अंतिम ट्रस्ट टेरिटरी पलाऊ के आज़ाद होने के साथ, जब अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ की न्यासिता प्रणाली के अंतर्गत आने वाली अंतिम ट्रस्ट टेरिटोरी पलाऊ जब आज़ाद हो गया था, तो फिर इसको स्थगित कर दिया गया था। ये जो 5 अंग हैं और इनके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट बातें हमने पढ़ी है, ये सब बेटा आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करनी है। बाकी मैं आपको बाकी चीज़ें बता देती हूँ अभी। अब इसकी अन्य इकाइयाँ हैं। मानवाधिकार उच्च आयोग का कार्यालय OSCHR, संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय HIV एड्स कार्यक्रम। इसके बाद है ये कुछ विशेष एजेंसियां हैं वित्तीय सहायता के बिना। ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, FAO
खाद्य एवं कृषि संगठन, ये शॉर्ट फॉर्म्स, बल्कि ये पूरा जो डायग्राम बना हुआ है, फ्लो चार्ट बना हुआ है, आप इसको अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लेना। एक साथ चाहे मत करना, लेकिन जो अलग अलग बॉक्स में दिए हुए हैं उसको अलग अलग आप ड्रॉ कर लेना, अपने मतलब जैसे आपको अच्छा लगे उसके अकॉर्डिंग। इसके बाद है यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र संघ शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMO अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन और ITO अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ। अच्छा, नियुक्ति करने वाले के प्रति चलिए इसको छोड़ देते हैं। फिर है WTO विश्व व्यापार संगठन, हम इनके बारे में पढ़ चुके हैं। क्षेत्रीय आयोग, आर्थिक आयोग है इसमें, अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका और कैरेबियाई देश। आर्थिक और सामाजिक आयोग, एशिया प्रशांत और पश्चिम एशिया। विशेष कार्यों के लिए आयोग है, मानवाधिकार, मादक द्रव्य, टिकाऊ विकास, महिलाओं की स्थिति। कार्यक्रम और कोष, व्यापार एवं विकास सम्मेलन, UNCTAD, अंकटाड पर्यावरण कार्यक्रम, यूनिप, विश्व कार्यक्रम, UNDP, बाल कोष, यूनेस्को, ये शॉर्ट फॉर्म दे रखी है इसमें, उसमें भी पूरा नहीं लिखा हुआ। यूनेस्को, यूनिसेफ की फुल फॉर्म भी पूरी नहीं लिखी हुई, शॉर्ट में लिख रखी है इन्होंने, तो जो फुल लिखवाई हुई है आपको पहले वहीं से उसको ही पढ़ना आप। ये सिर्फ हम एक रिवीजन कर रहे हैं, जो भी इसमें फ्लो चार्ट या फिर छोटे छोटे बॉक्सेस दिए हुए हैं। जनसंख्या कोष, UNFPA और UNHCR है, शरणार्थी उच्चायोग, विश्व खाद्य कार्यक्रम, WFP। संबंधित संगठन है IAEA, यह अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी है, आम सभा और सुरक्षा परिषद दोनों के प्रति उत्तरदायी होती है ये। और सहायक निकाय है इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के सहायक निकाय, सैन्य समिति, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण, पूर्व युगोस्लाविया, रवांडा, शांति संस्थापक अभियान और मिशन। ये संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख अंग और उसकी संरचना हमने देख ली है। इसके बाद हम और बॉक्स देख लेते हैं जो रह गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, शीत युद्ध के बाद के समय में कुछ संगठनों ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, खासकर विश्व की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में। इनमें से एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। यह संगठन वैश्विक स्तर की वित्त व्यवस्था की देखरेख करता है और मांगे जाने पर वित्तीय तथा तकनीकी सहायता मुहैया कराता है। 189 सदस्य 12 अप्रैल 2016 को थे। देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य हैं, लेकिन हर सदस्य की राय का वजन बराबर नहीं है। समूह 7 के सदस्य अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और कनाडा के पास 41.29% मत है। अन्य अग्रणी सदस्यों में चीन 6.09%, भारत 2.64%, रूस 2.59%, ब्राज़ील 2.22% और सऊदी अरब 2.02% है। अकेले अमेरिका के पास 16.52% मताधिकार है। अच्छा, ये हमने पढ़ लिया था। बच्चों, हमारा जो ये चैप्टर है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ये कंप्लीट होता है। और तब तक के लिए आप जुड़े रहिए अपने इस चैनल कलावर्ग से और पढ़ाई करते रहिए। आप हमारी वीडियो देखते रहे, पढ़ते रहे। एग्ज़ाम इसी में से आएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो बहुत ध्यान से आपको वीडियो देखनी है। कुछ समझ में नहीं आए तो आप क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर मुझे आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। तब तक के लिए बच्चों, बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना और कोरोना महामारी से बचकर रहना। ओके, बाय।